हम लोग कर रहे थे इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। उसमें हम लोगों ने क्या किया अभी तक कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इंडियन एग्रीकल्चरल स्टेट वाज बैड, ठीक है, बिकॉज ऑफ लो टेक्नोलॉजी, लो फंडिंग, लो इनोवेशंस। तो इंडियन इकोनॉमी की एग्रीकल्चरल स्टेट बहुत पुअर थी, जबकि 85% ऑफ इंडियन पॉपुलेशन वाज डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर। फिर हमने आगे कहा कि इंडस्ट्रियल स्टेट भी कोई बहुत अच्छी नहीं थी। इंडस्ट्रियल स्टेट में ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि हमारी इंडियन इकोनॉमी को एज एन एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ finished product that were produced in their factory in their home country with their resources, और वो हमें महंगे पैसों में बेचा। हमारे हैंडीक्राफ्ट को उन्होंने खत्म कर दिया, ठीक है। तो ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में था। हाउएवर ये भी हुआ था कि मॉडर्न इंडस्ट्रीज सेटअप हुई थी। तो मॉडर्न इंडस्ट्रीज अगर सेटअप हुई थी तो उससे थोड़ा सा ये हुआ था कि चलो हमारे पास टिस्को आ गई थी, ठीक है। अब ये सब होने के बावजूद भी हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर था दैट वाज कन्फाइंड विद स्पेसिफिक एरियाज ओनली, जैसे कि रेलवेज हो गए, पोर्ट्स हो गए, यानी कि सिर्फ वो एरियाज जहां पे ब्रिटिशर्स को बेनिफिट हो रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने फायदे के हिसाब से हमारी इंडस्ट्रीज को सेटअप किया था, ग्रो किया था, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं अबाउट फॉरेन ट्रेड, कि फॉरेन ट्रेड पे क्या आया था, हमारा फॉरेन ट्रेड का कंपोजिशन कैसा था, किस तरह से फॉरेन ट्रेड हमारा इम्पैक्ट हुआ था, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते हैं, सबसे पहला पॉइंट लिखो, द फर्स्ट पॉइंट इज द स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड वॉल्यूम। The structure, composition and volume of India's foreign trade. Structure भी, composition भी and volume भी, तीनों ही of India's foreign trade adversely affected during colonial government, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया became exporter of, किस किस का एक्सपोर्टर हो गया, ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स, जो भी रॉ मटेरियल है। अब उसको हमने देखो, ये पॉइंट हम चैप्टर शुरू हुआ तब से पढ़ रहे हैं और हर जगह हम उसके कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। अब हम फॉरेन ट्रेड के कंटेक्स्ट में पढ़ रहे हैं। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट सच एज, अब यहां पे लिखो, सच एज रॉ सिल्क, such as raw silk, cotton, wool, sugar, जूट, और जो सबसे खतरनाक थी इंडिगो। इंडिगो सबसे खतरनाक थी। इंडिगो वही थी जिसने हमारी इंडियन लैंड की फर्टिलिटी खराब की थी। तो ये सबसे खतरनाक चीज थी जो उन्होंने हमारे यहाँ की जमीन पर कल्टीवेट की थी, क्योंकि इंडिगो इज नील की खेती। तो अगर तुमने कभी बचपन में कहानियां सुनी हो कि अंग्रेजों ने खूब नील की खेती की थी, नील की खेती मतलब इंडिगो, तो इसकी इन्होंने इतनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन करी कि उससे हमारी लैंड की फर्टिलिटी बहुत खत्म हो गई, बहुत सालों तक, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट, India became an importer of finished goods, finished consumer goods like
कॉटन, सिल्क, लाइक कॉटन, सिल्क। इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स है कॉटन, तो उसमें एक्सपोर्ट में भी आपने कॉटन लिखवाया है, तो दोनों से क्या? इसमें आपने लिखवाया था कि हाँ। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स। अभी आगे आगे पूरा सेंटेंस तो करो। लाइक कॉटन, सिल्क एंड वूलन क्लोथ्स। उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट किया और फिर यहाँ पे इंपोर्ट उन्होंने करा जो फिनिश्ड गुड्स थे। एंड कैपिटल गुड्स लाइक, ये तो कंज्यूमर गुड्स थी, कैपिटल गुड्स लाइक लाइट मशीनरी, लाइट मशीनरी प्रोड्यूस्ड इन द फैक्ट्रीज ऑफ ब्रिटेन। तो एक तरह से उन्होंने पूरी मोनोपोली कर ली। उन्होंने कहा हम ही इंपोर्ट करेंगे, हम ही एक्सपोर्ट करेंगे, हमारे साथ ही पूरा ट्रेड होगा। कुछ और कंट्रीज थी जिनके साथ ट्रेड हुआ, लेकिन मेन जो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट था वो इन्हीं के साथ था। सो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, more than half of the India's foreign trade, more than half of the India's foreign trade was restricted to Britain only, was restricted to Britain only। ये जो more than half है ना, इसको अंडरलाइन कर लो, क्योंकि जब ये assertion reasoning में MCQs में आता है fill in the blanks में, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हमारी दिमाग में confusion create करती है। More than half of the Indian foreign trade was restricted to Britain, ठीक है? While the rest was allowed China, with China, सिलोन जो आज का श्रीलंका है, सिलोन जो आज का श्रीलंका है, पर्सिया जो आज का ईरान है, पर्सिया जो आज का ईरान है, CEYLON, सिलोन। नेक्स्ट पॉइंट, they opened Suez Canal, they opened Suez Canal, an artificial waterway, between India and Britain। क्योंकि इंडिया से ब्रिटेन तक जाने में क्या हो रहा था ना, बाय एयर जाता था। अब बाय एयर जाता था तो उनके पास लिमिटेशन भी रहती थी। उन्होंने कहा अच्छा चलो ठीक है, बाय रोड का तो रास्ता था नहीं क्योंकि इतना बड़ा समंदर था बीच में, तो उन्होंने एक कैनाल बना दी जो आर्टिफिशियल वाटरवे था। तो आर्टिफिशियल वाटरवे बना दिया इन्होंने स्यूज कैनाल के नाम से, जो इंडिया और ब्रिटेन के बीच में था। ठीक है, समझे? इसमें ब्रैकेट में लिख लो 1869 में उन्होंने ऐसा किया था। 1869 में उन्होंने ये किया। अब उन्होंने क्या किया, वो यहाँ के लिए नहीं छोड़ते थे, वो पहले अपने यहाँ भेजते थे। जो भी प्रोडक्शन हो रही है वो यहाँ के लिए नहीं रखते थे, वो मोस्टली वहीं भेज देते थे। तो यहाँ पे जो मेजर चैलेंजेस आए इंडिया में, वो क्या चैलेंजेस आए? नेक्स्ट पॉइंट, several essential commodities like food grains, clothes, क्योंकि कॉटन तो सारी वहां जा रही है, ठीक है ना, फूड ग्रेन्स भी मोस्टली वहीं जा रहे हैं। क्लोथ्स, केरोसिन, मिट्टी का तेल जिससे खाना बनता था। पहले कोई गैस थोड़ी ना होती थी, या तो चूल्हे पे खाना बनता था या फिर केरोसिन ऑयल से स्टोव पे खाना बनता था। वर स्केर्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट, वर स्केर्सली अवेलेबल इन द डोमेस्टिक मार्केट।
अब इसके ऊपर और नया अत्याचार, चलो हमारा सामान वहां भेज दिया, अपना सामान यहाँ भेजा, वो भी अपना रखने के बाद, वो भी हाई प्राइसेस पे। अब जब यहाँ सामान आया तो इंडिया की इनकम हुई। अब इंडिया की मॉनेटरी इनकम, और उस समय मॉनेटरी से ज्यादा जो इनकम होती थी वो गोल्ड एंड सिल्वर की फॉर्म में ज्यादा ट्रांजेक्शन्स होती थी। तो जब इंडिया के पास गोल्ड एंड सिल्वर आया तो उसका भी उन्होंने खर्च कहाँ किए वो पैसे? अपने खर्चे में, अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए, अपने बंगलो बनवाएंगे, अपने लिए गाड़ी खरीदना, अपने एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस के लिए अपना बढ़िया सा ऑफिस बना लिया, मतलब हमारा ही पैसा वो अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पर जो ब्रिटेन ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाई की उसके खर्चे भी हमारे जिम्मे। और उसके बाद ही उन्हें ये एहसास हुआ कि ओ हो, ऐसा नहीं है कि वो, उनके समझ में आ गया था कि वो इंडिया में सब कुछ खत्म कर चुके हैं, अब उनके पास लूटने को ज्यादा कुछ बचा है नहीं, तभी वो चले गए थे, क्योंकि उन्होंने पूरा खत्म कर दिया था रिजर्व्स हमारे, बहुत खराब कंडीशन में छोड़ के गए थे, ठीक है ना। तो इसलिए आज तुम्हें जो मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड दो कि यू आर लिविंग इन अ वेरी गुड सर्कमस्टांसेस, आप लोगों को बहुत अच्छा मिला हुआ है। उस समय के जो लोग हैं, मतलब हम लोगों के जो दादी लोग थे वो उस जमाने में उन्होंने वो टाइम जिया, तो जिस हिसाब से वो लोग बताते हैं, या हमारे पेरेंट्स, कि कभी भी इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई, या दादी बताती थी कि जैसे उन लोगों ने तो ब्रिटिशर्स की लड़ाई की है, तो कभी भी उनको बोल दिया गया गांव में जाके छुप जाओ, कुओं में सीढ़ियां बना दी जाती थी कि गांव उसमें जाके छुप जाए, कुएं में छुपे रहते थे वो। और फिर ब्रिटिशर्स को जब पता लग जाता था कि कुएं में लोग छुपे हुए हैं तो वो उस कुएं को ऊपर से मिट्टी डाल के बंद करा दिया करते थे, पूरे गांव के गांव खत्म। बहुत खराब हालत में छोड़ा था। मतलब ये पेन हमें फील होना चाहिए, तभी हमारे अंदर ग्रैटिट्यूड आएगा कि हमें आज की सिचुएशन जो मिली है, दिस इज वेरी इजी टू क्रिटिसाइज, इस तो ये गलत वो गलत, बट हम बहुत अच्छे माहौल में हैं स्टिल, ठीक है। तो राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, एनी इनफ्लो ऑफ मनी, सिल्वर और गोल्ड इनटू इंडिया was used for making payments, was used for making payments, for administrative setup of British government, for administrative setup of British government, and war expenses fought by British government, ठीक है। इवन इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स, मतलब जो सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं कि हमें वहां से उस एक्सपर्ट को बुलाना है, इस तरह की जो सर्विसेज है, इवन इम्पोर्ट ऑफ इनविजिबल आइटम्स also led to the drain of Indian wealth. डेमोग्राफिक कंडीशन, अब डेमोग्राफिक कंडीशन में क्या हुआ, सबसे पहला लिखो, द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया, द पॉपुलेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया वर फर्स्ट कलेक्टेड थ्रू अ सेंसस इन 1881। हुआ क्या, 1881 में उन्होंने ब्रिटिश इंडिया की पॉपुलेशन काउंट तो कर लिया, लेकिन इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो इतना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। एक तो कल्चरल डिफरेंस है, कहीं पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, कहीं पे पॉपुलेशन बहुत कम है, तो इतना अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और बहुत सारी इतनी रिमोट एरियाज में है कि वो पॉपुलेशन काउंट में आया ही नहीं था। तो ये उसका एक बहुत बड़ी लिमिटेशन रही थी। ऑल्दो उस टाइम के बाद से हर 10 साल पे हमारा सेंसस जिसे हम कहते हैं होता है। तुम्हें पता है अभी 2020 में सेंसस नहीं हुआ था कोविड की वजह से, तो अभी सेंसस चल रहा है इस समय पे। इस समय सेंसस हर 10 साल में जो होता है, तो जो 2020 में होना था वो अभी चल रहा है इस टाइम पर। तो ये सेंसस इसीलिए होता है कि पॉपुलेशन काउंट रहता है, हमें अपनी ग्रोथ का पता रहता है, ठीक है।
तो हर 10 साल पे जो सेंसस हो रहा है वो होता रहा, और उसमें 1921 में एक ऐसा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन आया था कि 1991 was the single year जब इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो डिक्लाइन हुई थी। तो तुम्हें याद हो अभी कोविड के समय भी 2021 में ये बातें आ रही थी कि हर 100 साल पे इतनी बड़ी वो आती है, कितनी ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल पे बड़ी चल रही थी, सारे सोशल मीडिया पे स्प्रेड थी कि जैसे 1921 में बहुत मोर्टालिटी रेट डाउन हुआ था। ऐसा हुआ था कि वाटर डिसीज एंड एयरबॉर्न डिसीज हुई थी। तो वो जो वाटर डिसीज एंड एयरबॉर्न डिसीज हुई थी उनमें पूरे के पूरे गांव मतलब पानी पिया। अब कहा ही जाता है कि ब्रिटिशर्स ने किया था, पता नहीं भगवान जाने। जो पुराने जमाने के लोग थे वो कहते थे भूत आ गया था, कुएं का पानी पिया। भाई पहले तो कुएं से ही पानी भर के लाने का रहता था। वो उस कुएं से पानी पिया, पूरे गांव के गांव खत्म, रातों रात पूरा गांव पूरा खत्म। ऐसे हुआ था जैसे अभी कोविड में हो रहा था ना कि एकदम से रोज फोन उठाने में भी डर लगने लग गया था, रोज ही सुनने में आ रहा है। सेकेंड वेव तो बहुत ही खराब आई थी 2021 की जो अप्रैल में आई। तो उतना वही हुआ कि 1921 में वाटर एंड एयरबॉर्न डिसीज हुई और उसकी वजह से पूरे गांव खत्म हुए थे, बहुत ज्यादा डेथ रेट आया। और एक ऐसा ईयर था जब हमारी पॉपुलेशन कम आई थी। और ऐसा कहा जाता है कि 1921 से भी पहले 100 साल पहले भी ऐसा ही कुछ हुआ था, तब वॉर इतनी ज्यादा हुई थी। तो पता नहीं मतलब एवरी 100 ईयर्स पे आता है, तो 100 साल की जिंदगी तो किसने देखी है, तो हम लोग तब दोबारा नहीं देखने वाले, मतलब आगे पता नहीं कौन देखेगा, ठीक है ना। तो राइट ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया वॉज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बिफोर 1921, ठीक है। फिर सेकेंड पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921। द सेकेंड स्टेज ऑफ ट्रांजिशन बिगेन आफ्टर 1921। तो ना तो इंडिया की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी, ना पॉपुलेशन ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा था, कुछ भी बहुत ज्यादा नहीं था, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट, द ओवरऑल लिटरेसी लेवल was less than 16%। लिटरेसी लेवल इतना कम था 16, अभी तो फिर भी काफी है, अब तो करीबन 70 के आसपास आ गया है लिटरेसी रेट, लेकिन उस समय सोचा 16% था। द ओवरऑल लिटरेसी लेवल was less than 16%, and out of this female literacy level was about 7% only, about 7% ओनली, ठीक है। मतलब फीमेल्स के लिए तो बिल्कुल ही मुसीबत थी, उनको तो पढ़ाने का मतलब ही नहीं था, ठीक है। नेक्स्ट, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर रेयरली अनअवेलेबल। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वर रेयरली अनअवेलेबल। नेक्स्ट, वाटर एंड एयरबॉर्न डिसीज। नेक्स्ट पॉइंट, वाटर and airborne diseases were rampant, बहुत ज्यादा। Airborne, हाँ, water and airborne diseases were rampant. Next point, overall mortality rate was very high. ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट वॉज वेरी हाई। मोर्टेलिटी रेट क्या होता है, एवरी 1000 पर्सन पे कितने लोगों की डेथ हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वॉज अबाउट 218 पर 1000। 218 बच्चे, इन्फेंट मतलब बच्चा पैदा होता है उससे लेकर 12 महीने 1 साल तक का होने तक। सोचो अपने पहले साल में 218,000 बच्चे अगर पैदा हो रहे तो 218 बच्चे उनमें मर गए हैं, डेथ हो गई है उन बच्चों की। और ये बहुत मतलब उस समय के लोगों से, जैसे हमारी दादी ऐसे बोला करती थी, मेरे फादर लोग जैसे 5 भाई 1 बहन थे, तो जैसे हम जब छोटे थे तो हम सोचते थे दादी ऐसे कैसे बोलती हैं। दादी ऐसे बोलती थी, अरे मेरे तो 7 थे, 6 ही रह गए, 1 चला गया। तो दादी की बहन हमारे घर आई हुई थी, वो कहती ले तेरे तो 1 ही गया, मेरे तो 2 गए थे। हम सोचते थे कैसे है, मतलब
हम समझ नहीं पाते थे ना, क्योंकि हमारे घर में नहीं था ये चीजें और नहीं देखी सुनी थी, तो बहुत अजीब लगता था कि कितने आराम से, मतलब एंड दिस वाज नॉर्मल। जैसे दादी, माय दादी वाज इलिटरेट बट स्टिल भाई वो बहुत गजब की इंटेलिजेंट थी। तो वो ऐसे बताती थी कि उस समय पे ये होना बहुत ही नॉर्मल होता था, मतलब उस समय ये कन्वर्सेशन का एक पार्ट होता था कि तुम्हारे कितने बचे। कितनी बड़ी बात है ये, मतलब अभी सोच के भी इनह्यूमैनिटी सी फील आता है कि ऐसे कैसे हम सोच पाते हैं, बट दैट वाज ट्रू। मतलब तब इतनी फीमेल्स के लिए हेल्थ इतना ज़्यादा मैटर नहीं करती थी, घर में उनकी जो पोजीशन होती थी वो उतनी नहीं थी। आजकल देखो लड़कियां ही सारी बिल्कुल वुमेन पावर, फुल पावर पे चलती हैं, तब तो मतलब ही नहीं था। तो infant mortality rate was about 218 per thousand in contrast to present 28 per thousand। आज भी अभी 28 है, और सोचो ये तो वो है जो रिकॉर्ड्स में आ रहे हैं, पता नहीं कितने तो रिकॉर्ड्स में ही नहीं आते। ठीक है, प्रेजेंट 28। नेक्स्ट पॉइंट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी was also very low, 32 years in contrast of present 70 years। हम कहते तो हैं कि पुराने जमाने के लोग ज्यादा जीते थे, पुराने जमाने के लोग ज्यादा हेल्दी होते थे। बात यह है कि पुराने जमाने के लोग जो रह गए वो हेल्दी होते थे, बट उनको अंदर ही अंदर क्या डिसीज चल रही है ये वो पता ही नहीं चलता था, तो उनको ट्रीटमेंट मिल ही नहीं पाता था, पता ही नहीं होता था ना। अगर मान लो उनको कुछ प्रॉब्लम है तो ये होता था ऐसे ही होगी ऐसे ही होगी, और किसी को ज्यादा है, मान लो जैसे आज की डेट में अगर किसी को फिट्स वाली प्रॉब्लम आती है तो हम समझते हैं एपिलेप्सी है, इसको डॉक्टर के पास लेके जाओ। पहले इसके अंदर भूत घुस गया, जूता सुखाओ, चमड़ा मारो, झाड़ू मारो। एपिलेप्सी जैसी चीज का कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं थी, उठा के उसके अंदर भूत घुस गया, कमरे में बंद कर दिया, उसे मार रहे हैं पकड़ के, क्यों भूत घुस गया। अरे भैया भूत नहीं घुसा उसमें, उनको एपिलेप्सी का अटैक आया है। अगर कोई ये कह दे कि हमारे पैरों में बहुत दर्द हो रहा है, कामचोर कहीं के, ये होता था, अफोर्ड ही नहीं कर सकते थे। लेकिन आज की डेट में थोड़ा सा भी कुछ होता है, हम इमीडिएटली डॉक्टर से बात करते हैं, भाई मुझे 4 दिन से लगातार क्यों हो रहा है ये चीज। आज एक दिन हुई ठीक है, 2 दिन 3 दिन होते ही हम इमीडिएटली डॉक्टर के पास भागते हैं कि भाई क्यों हो रहा है। वी आर सो अवेयर। तो अब इस वजह से लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, एवरेज लाइफ है ना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज एवरेज लाइफ, तो वो जो एवरेज लाइफ है वो बढ़ गई है। पहले क्या होता था, जी गए तो जी गए, 100 साल भी जी गए, लेकिन वो जो 100 साल, माई दादी वॉज 96 अराउंड व्हेन शी डाइड, और वो तब तक भी जाने से एक दिन पहले तक भी वो अपने कपड़े खुद धोती थी, वो अपना खाना खुद बनाती थी, उन्हें पसंद नहीं आता था किसी का बनाया हुआ खाना। वो कहती थी तुमने को नहीं आता, और उनसे कह दो कि किसी और के लिए बना दो, क्यों तुम्हारे हाथ टूट गए हैं, मैं भी बनाऊं, मतलब मैं तुमसे अपना नहीं बनवा रही, तुम मेरा भी मत बनाओ। तो शी वॉज सो स्ट्रॉन्ग। तो बात वही है कि जो जी गया वो बहुत अच्छे से जी गया, लेकिन ओवरऑल क्योंकि इतनी ज्यादा डेथ रेट हाई थी कि ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट वाज वेरी लो। लोग नहीं थे इतने हेल्थ कॉन्शियस। आज के डेट में हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो एंड दिस इज गुड। ओवर हर चीज का बुरा होता है कि बिल्कुल ही नाजुक कली बन के रह जाओ, सारे के सारे बिल्कुल ही नाजुक से हो जाओ कि जरा सा कुछ हो गया वो पड़ गए बिस्तर पे, वो भी नहीं होना चाहिए। बट हाँ, कॉन्शियसनेस इज गुड। सो लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट काफी अच्छी हो गई है अब, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर का मतलब क्या हुआ कि हम किस तरह के ऑक्यूपेशन में इन्वॉल्व थे, किसमें इन्वॉल्व थे हम, एवरीवन नोस, एग्रीकल्चरल में। तो हमारे यहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन या सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा मायने रखता ही नहीं था, वो उतना ही मायने रखता था जितना कि ब्रिटिशर्स को ज़रूरत है, ठीक है। तो हमारा जो एग्रीकल्चरल सेक्टर था वो सबसे ज़्यादा था। तो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, द एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज़ the largest share of workforce, about
70 to 75%. लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स, ये अंडरलाइन कर लो, लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स की बात कर रहे हैं हम, ये एग्रीकल्चरल की बात कर रहे हैं। एग्रीकल्चरल सेक्टर हैज द लार्जेस्ट शेयर ऑफ वर्कफोर्स about 70 to 75%, while the manufacturing accounted for 10% and service sector was about 15 to 20%. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, parts of the then मतलब उस समय का मद्रास प्रेसिडेंसी। पार्ट्स ऑफ द देन मद्रास प्रेसिडेंसी। अब मद्रास प्रेसिडेंसी में क्या क्या आता था? comprising तमिलनाडु, हाँ, comprising तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, comprising तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका, केरला एंड कर्नाटका ऑफ द प्रेजेंट डे, ब्रैकेट क्लोज कर लो। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज में, क्योंकि पूछ लेते हैं कि देन मद्रास प्रेसिडेंसी इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, या विच ऑफ नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, दोनों तरह से पूछ सकते हैं। तो ये आपको पता रहना चाहिए कि 4 स्टेट्स थे, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड कर्नाटका। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, फिर कॉमा, बॉम्बे एंड बंगाल, जो बॉम्बे आज का मुंबई हो गया, बॉम्बे एंड बंगाल, तो यानी कि क्या हो गया उस समय का मद्रास प्रेसिडेंसी, बॉम्बे इन बंगाल, इन तीनों में क्या बात कर रहे हैं? विटनेस्ड अ डिक्लाइन इन the dependence of the workforce on the agricultural sector। ठीक है, अब अगर एग्रीकल्चरल सेक्टर पे वर्कफोर्स उनकी डिक्लाइन हो गई तो इम्प्रूव कहाँ हुई है? अगर उन्होंने वहां पे अपने वर्कफोर्स कम कर दी तो वो लोग अनएम्प्लॉयड थोड़ा हो गए, वो लोग कहाँ शिफ्ट हुए होंगे? बोलो। सर्विस सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। भाई उन्होंने एग्रीकल्चरल को छोड़ा, अपनी वर्कफोर्स एग्रीकल्चरल से कम की, तो वो एग्रीकल्चरल से शिफ्ट होके कहाँ आए? मैन्युफैक्चरिंग पे, सर्विस पे। समझ रहे हो? यहाँ आए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इन उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, इन उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब, the share of workforce in agriculture, the share of workforce in agriculture increased। यहाँ पे एग्रीकल्चरल इंक्रीज हुआ था, कहाँ पे? उड़ीसा, राजस्थान एंड पंजाब में। ठीक है, अब आते हैं बहुत बड़े डिस्प्यूटेड से पॉइंट पर, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको क्या ध्यान रखना है कि
जो भी उन्होंने डेवलपमेंट की, जैसे उन्होंने रेलवेज बनाई, उन्होंने फ्लाईओवर्स बनाए, उन्होंने रोड्स बनाई, उन्होंने कम्युनिकेशन सिस्टम बनाया, ये सब उन्होंने बनाया। बट आपको जब भी ये लिखना है कि पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन, तो आपको हमेशा इस कंटेक्स्ट में लिखना है कि दे डिड इट फॉर देयर ओन मोटिव। उन्होंने इंडिया की ग्रोथ को ध्यान में रखते हुए कभी नहीं बनाया। ठीक है, समझे? सो राइट डाउन द फर्स्ट पॉइंट, द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज रेलवेज, ports, water transport, posts and telegraph. Transport, post, postage system जो था, posts and telegraphs developed during British era. ठीक है, अब ये सारी एमेनिटीज उन्होंने हमारे लिए तो बनाई नहीं थी। ठीक है, राइट डाउन द नेक्स्ट पॉइंट, the roads were built primarily to mobilize the army within India. इंडिया में अपनी ही आर्मी को, सड़क भी इंडियन से बनवा रहे हैं और इंडियंस को मारने के लिए। The roads were constructed in India. क्या लिखवाया था मैंने? The roads were built primarily to mobilize the army within India. तो हमारी को ही मारने के लिए हमारे लोगों से रोड बनवाई, अपनी आर्मी को मूव करने के लिए। The army within India and drawing out raw material from the countryside. दूसरा काम क्या था? रॉ मटेरियल, ड्रॉइंग आउट रॉ मटेरियल फ्रॉम द कंट्री साइड। कंट्री साइड मतलब विलेजेस से रॉ मटेरियल लेकर आना कंट्री साइड, टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन, टू द नियरेस्ट रेलवे स्टेशन और द पोर्ट। अब वहां पे क्यों लेकर आ रहे हैं? To send these to far away England, or other foreign destinations. ठीक है ना? और इन रोड्स पे अगर इंडियन अपने पर्पस से चलते तो वो उनको अलाउ भी नहीं करते थे। वो कहते थे खेतों के अंदर से जाओ, इन रोड्स को खराब मत करो, बनवाई हमसे ही। नेक्स्ट पॉइंट, द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड द रेलवे इन इंडिया in 1850 with two objectives. अब मानते हैं कि रेलवे आज के डेट में अगर देखा जाए तो इंडिया का जो रेलवे नेटवर्क है वो एशिया का लार्जेस्ट एम्प्लॉयर वाला नेटवर्क है। इतना बड़ा नेटवर्क है कि हर जगह रेलवे पहुंची हुई है और रेलवे का अलग से बजट बनाना पड़ता है, इतना बड़ा नेटवर्क सिस्टम है। ठीक है, तो नो डाउट रेलवे बहुत अच्छा सिस्टम है और बनाया भी ब्रिटिशर्स का, तो ये सबसे बड़ा पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। लेकिन ऐसा तो नहीं ना कि ये उन्होंने हमारे फायदे, तो हमने फायदा उठा लिया, हम स्मार्ट बहुत हैं। कि
अब हमने अपने फायदे के लिए यूज कर लिया, बट ओरिजिनली तो उन्होंने हमारे फायदे के लिए नहीं बनाया था। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या है? फर्स्ट लिखो, इट एनेबल्ड पीपल। तुम कुछ कह रहे थे? अच्छा, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इट एनेबल्ड पीपल टू अंडरटेक, it enabled people to undertake long distance travel, to break next one. इसी में ही to break, it enabled people to undertake long distance travel to break geographical and cultural barriers, to break geographical and cultural barriers. Next point, it fostered मतलब बढ़ाना, it fostered commercialization of Indian agriculture, it fostered commercialization of Indian agriculture, which adversely affected the self-sufficiency of the village economies in India, which adversely affected the self-sufficiency of the village economies in India. इसके अलावा काफ़ी सारे हुए, उन्होंने कैनाल्स भी बनाई थी, कोस्ट कैनाल बनाई उड़ीसा कोस्ट पे, वो भी कोई बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रही, मतलब इतना पैसा लगा उसके बावजूद वो सक्सेसफुल नहीं रही। ठीक है ना? एक पॉइंट और लिख लो, द फर्स्ट रेलवे ब्रिज लिंकिंग बॉम्बे विथ थाने बिल्ट इन 1854। तो उन्होंने होने को तो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ का भी सिस्टम चालू किया, उन्होंने पोस्टल सिस्टम भी चालू किया, ठीक है, उन्होंने पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अच्छे से चालू किया। एंड ये सब जो दे स्टार्टेड दे फेल्ड, क्योंकि इतना कॉस्टली था और इतना इक्विप्ड नहीं था, तो वो सारा जो था वो वेस्ट ही गया। ऑल्दो उनके काम वो करता रहा क्योंकि उन्हें तो कॉस्ट का कोई मतलब नहीं था, बट इंडिया को कंट्रीब्यूट नहीं किया था। अगर हम कहें कि एक सिंगल कंट्रीब्यूशन, तो वो सिंगल कंट्रीब्यूशन हम सिर्फ एक रेलवे को कह सकते हैं, ठीक है, उसके अलावा और कोई भी नहीं था। ये सब जो इन्होंने बिल्ड किया था, ये जो बाहर से जो टैक्स आता था उसी इंडिया का ही पैसे ही से तो किया, वही तो ना, सब कुछ उन्होंने इंडिया के, और जो उनके पास उससे अर्निंग आई वो उनके पास गई, तो बेसिकली इंडिया का तो आउटफ्लो ही हो रहा था ना, ड्रेन ऑफ वेल्थ यही तो था। तो इन सब के बाद फिर हमारे को इंडिपेंडेंस जब मिली, तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद फिर ये प्रॉब्लम्स आई कि ओके अब क्या करें, नाउ व्हाट नेक्स्ट इज अवर चैप्टर 2, दैट इज 1947 के बाद से लेकर 1950 में जब हमने फर्स्ट प्लान बनाया 5 ईयर प्लान, तो तब से लेकर फिर 1990 जब हमारी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आई, तब तक का सफर कैसा रहा, ठीक है, वो हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2 में, ठीक है। नाउ चैप्टर 2, दैट इज इंडियन इकोनॉमी फ्रॉम 1950 टू 1990, ठीक है। हमें 15 अगस्त 1947 को फ्रीडम मिली थी। अब जब फ्रीडम मिली तो प्रॉब्लम ये आई कि इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इसको संभाले कैसे। उस समय तक 2 तरह के सिस्टम हुआ करते थे, एक होता था कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और एक सोशलिस्ट। क्या फर्क है इन दोनों में? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी और सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या डिफरेंस है? कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी इज फॉर प्रॉफिट मोटिव ओनली। इनमें डिमांड एंड सप्लाई की इंपॉर्टेंस होती है कि किस चीज की डिमांड है हम वही सप्लाई करेंगे, तो ये मोस्टली प्राइवेट सेक्टर हैंडल करता है, ठीक है। जबकि जो सोशलिस्ट इकोनॉमी है ये सोशल वेलफेयर के लिए काम करती है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव सोशल वेलफेयर होता है। ये इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू काम करते हैं,
कि इकोनॉमिक प्लानिंग हम बनाएंगे और उसके अकॉर्डिंगली काम करेंगे। तो ये जनरली पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट सेक्टर डील करता है। ठीक है, तो ये दो हमारे पास पैटर्न हुआ करते थे, सोशलिज्म और कैपिटलिज्म। अब उस समय हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? इसका जवाब तो सबका कोरस में आना चाहिए था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने भी और भी जो उस समय हमारे लीडर्स थे, सबने मिलकर ये सोचा कि ना तो हम कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी पे चल सकते क्योंकि हमारी इकोनॉमी में पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा थी। हम पूरी तरह से सोशलिस्ट पे भी नहीं कर सकते क्योंकि अगर हम सिर्फ वेलफेयर के लिए काम करेंगे तो हमारे पास फंड्स नहीं है। फंड कहाँ से आएंगे? हम फंड कैसे रेज करेंगे? तो हमें कुछ पोर्शन तो कैपिटलिज्म को देना पड़ेगा कि वो फंड रेज करें, वो पैसा कमाए, फिर हमें टैक्सेशन की फॉर्म में दें। तो ये जो हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी और बाकी मिनिस्टर्स ने ये डिसाइड किया कि हम मिक्स्ड इकोनॉमी बनाएंगे। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब हम कुछ पोर्शन प्राइवेट सेक्टर के लिए छोड़ देंगे, कुछ पोर्शन अपने लिए रखेंगे कि हम सोशल वेलफेयर पे काम करें। ठीक है, और उसमें भी उन्होंने जो सोशलिस्ट पैटर्न लिया वो लिया सोवियत यूनियन का। सोवियत यूनियन का जो सोशलिज्म का पैटर्न था उन्होंने उसको फॉलो किया। ठीक है, क्योंकि सोशलिज्म सोवियत यूनियन उस टाइम का बेस्ट सोशलिस्ट इकोनॉमी मानी जाती थी। ठीक है, तो उन्होंने सबने मिलकर क्या डिसाइड किया कि अब हम सोशलिज्म को लेके चलेंगे। हाँ, तो अब क्या हुआ, हमारे पास तीन तरह का इकोनॉमिक सिस्टम आ गया। अब हम जब बचपन में पढ़ते थे इकोनॉमिक्स को तो हम पढ़ते थे तीन तरह की इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम्स। क्या क्या होती थी? What to produce, how to produce and for whom to produce। अब क्या होता है, इन तीनों डिसीजंस को कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी किस फॉर्म में लेती है? वो लेती है प्रॉफिट मेकिंग फॉर्म में, जहां उन्हें प्रॉफिट है। जबकि सोशल वेलफेयर इकोनॉमी हमेशा प्रॉफिट मोटिव नहीं देखती, वो इकोनॉमिक वेलफेयर देखती है कि हमारी सोसाइटी का वेलफेयर किसमें, वही प्रोड्यूस करेंगे, वही टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन लेंगे और उन्हीं को अपना कंज्यूमर्स मानेंगे। तो जो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी है ये मार्केट फोर्सेस के थ्रू रन करती है। मार्केट फोर्सेस मतलब डिमांड एंड सप्लाई के थ्रू रन करती है। ठीक है, जबकि मिक्स्ड इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस और इकोनॉमिक प्लानिंग, मिक्स्ड इकोनॉमी मार्केट फोर्सेस और इकोनॉमिक प्लानिंग दोनों को कंसिडर करती है। ठीक है, ये इन दोनों को कंसिडर करती है। समझ में आया? ये जो मिक्स इकोनॉमी बनाई थी 1950 से 1990 के क्या? नहीं, मिक्स्ड इकोनॉमी तो अभी भी है। ये तो मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी बन गई थी उस समय। उन्होंने ये डिसाइड किया कि वी विल ऑप्ट फॉर मिक्स्ड इकोनॉमी पैटर्न, तो उन्होंने ये ऑप्ट किया। फिर जब ऑप्ट कर लिया तो उसके बाद उन्होंने प्लान करना स्टार्ट किया। तो 1950 से हमारा प्लानिंग पे काम स्टार्ट हुआ। जब 1950 से प्लानिंग पे स्टार्ट हुआ तो पहले हम ये समझते हैं कि प्लान का मतलब क्या है। प्लान क्या होता है? प्लान ये होता है कि हाउ इकोनॉमीज रिसोर्सेस पुट टू यूज, किस तरह से हम इनको यूज करें जो भी हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं। अब इसमें प्लान में हमारे पास कुछ जनरल गोल्स हैं और कुछ स्पेसिफिक गोल्स हैं। ठीक है, स्पेसिफिक गोल्स तो जितने 5 ईयर प्लान्स बने उतने 5 ईयर प्लान्स के अकॉर्डिंगली हमने अपने हर प्लान के अलग अलग गोल्स बनाए। जबकि जनरल गोल्स जो थे, जनरल गोल्स हमारे जो ओवरऑल हर प्लानिंग पीरियड के ही रहेंगे, वो जनरल गोल्स रहे।
ठीक है। तो हमारा जो प्लानिंग डॉक्यूमेंट्स बनते रहे 5 ईयर प्लान 5 ईयर प्लान 5 ईयर प्लान, वो 1950 से बने और लास्ट हमारा 2017 तक रहा। 2017 जब हमारा था तो 12th 5 ईयर प्लान हमारा चल रहा था, जो कि बीच में ही डिसकंटिन्यू कर दिया गया। कोविड कहाँ से 2017 में आ गया? सारा ठीक रहा कोविड में फोड़ दो, सारा ठीक रहा कोविड में फोड़ दो। 5 साल का तो होता ही ना। तो वो बीच में इसलिए छोड़ दिया गया क्योंकि प्लानिंग कमीशन, यहाँ पे प्लानिंग कमीशन बना था, ये प्लानिंग कमीशन बना और इसकी जगह यहाँ पे ले ली नीति आयोग ने। नीति आयोग आ गया, बढ़ेंगे अभी ये क्या है, नीति आयोग आ गया, उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया इसलिए। ठीक है, फिर हमारे 5 ईयर प्लान्स पे हमने काम किया और इन 5 ईयर प्लान्स में हमने एक तो 5 ईयर प्लान्स बनाए, एक हमने एनुअल प्लान्स बीच बीच में बनाए। बीच में क्या हुआ, ऐसा लगा कि 5 ईयर प्लान्स नहीं बन पाएंगे तो हमने एनुअल प्लान्स बना दिए। और फिर हमारे आ जाते हैं पर्सपेक्टिव प्लान्स। पर्सपेक्टिव प्लान्स हमारे लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, ये लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं 20 इयर्स के। तो हुआ क्या, हमने पहले एक पर्सपेक्टिव प्लान बनाया, ये हमारा 20 साल का प्लान था। इसके बीच में 5-5 साल के प्लान्स बने और इसके बीच में एनुअल प्लान्स भी बने। तो ऐसे करके प्लान जो है हमारे, देखो ना, तुम अपने से सोचो, ये सोचा कि हमें एक अच्छे कॉलेज में जाना है, वैसे तो 20 साल का प्लान सोचे, 20 साल का नहीं, आज से 10 साल बाद, अगर 10 साल बाद अगर तुमने सोचा कि मुझे 10 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना है, ऐसा सोचा, हम कितने सैलरी पे, किस लिविंग स्टैंडर्ड पे अपने को 10 साल बाद रहना चाहते हैं, वो तुम्हारा पर्सपेक्टिव प्लान हो गया। फिर तुमने उसके लिए ये सोचा कि मुझे कितने कितने साल कहाँ क्या पढ़ाई करनी है, मुझे 4 साल लॉ में देने हैं, फिर मुझे मास्टर्स करनी है, तो ऐसे करके तुमने, उससे पहले मुझे 12th में 11th 12th इस स्कूल से करनी है। तो ये सारे हमने प्लान्स बनाए और फिर हमने शॉर्ट टर्म प्लान की, भैया ये सब लेने से पहले 12th के लिए तो प्लान बना लें कि 12th के बोर्ड्स में अच्छा करना है। अब जो 12th के बोर्ड्स में अच्छा करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें हाफ ईयरलीज में अच्छा करना है, उसके लिए हमें यूनिट टेस्ट में भी अच्छा करना है, तो उसके लिए हमें ट्यूशन टेस्ट में अच्छा करना है। तो छोटे छोटे प्लान्स बनाने पड़े। और टेस्ट तो दूर की बात है, उससे पहले हमें रेगुलर आना है, हमें रेगुलर पढ़ना है, तो छोटे छोटे प्लान्स बनाए। 20 साल के प्लान को अचीव करने के लिए हमने छोटे छोटे प्लान्स पे काम किया पहले। अब ये सोचो कि अगर मुझे 10 साल बाद एक अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड पे रहना है तो मुझे आज की क्लास में अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, मुझे डेली आना पड़ेगा, ये छोटे छोटे प्लान्स में काम करना पड़ेगा, तभी हम कुछ आगे अचीव कर पाएंगे। समझे?